एंटरप्रेन्योरशिप में जो पहला कदम उठाना बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हमारी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। कुछ ऐसी जो पॉलिसीज हैं कारगर साबित हो रही हैं जो लोगों को स्टार्टअप के लिए मददगार साबित होती हैं। You can bridge any gap that you have and you can start your industry. ज्वेलरी के बिजनेस में कितना रिस्क फैक्टर है? इंडिया इज नोन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर अब नहीं रहा है। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 900 पीपल टू बिकम ज्वेलर। नौजवान पीढ़ी जो कि बहुत तेज भागना चाहती है, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? 100 करोड़ से 500 करोड़ जाने के लिए सबसे पहले विजन है। फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। अपना टाइम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, इनके ऊपर वर्क करें। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा। दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। क्या बात, थैंक यू भाई। क्या बात है, क्या बात है। We are excited because we'll be having a lot of conversation around entrepreneurship and startups. Startups start करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको एक कामयाबी देना, एक मुकाम पर लेकर जाना, वो एक जर्नी है। तो उस जर्नी के बारे में आज हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। बिल्कुल। और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा अपने पैशन को फॉलो करता है, जो लीक से हटकर चीज़ें करता है, और अगर वो सफल होता है तो दुनिया उसे फॉलो करती है। तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन आज हमारे इस मंच पर होने वाले हैं। उनके लिए हम कुछ पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे। The name of the session is Making Startups a Success. I would request Mr. Raj Bhatia, Mr. Gurmeet Singh Kular and Mr. Praveen Sharma. I hope they are here. Can we give a big round of applause for three of them? Last but not the least, Mr. Harvinder Singh Kamra, Executive Coach and Management Consultant, to please join us. हरविंदर जी ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनी लीडर्स को ट्रेन किया है अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। स्वागत करिए ज़ोरदार तालियों से हमारे सभी पैनलिस्ट का। और अब हम अपने मॉडरेटर को भी इनवाइट करना चाहेंगे। None other than Balinder Singh Virmani ji. A big round of applause before we begin this session. We Media Ideas Forum and Honoring the Gems 2023 एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, एक ऐसी जर्नी जैसे हमारे एंकर्स ने हमें बताया, शुरू करना बहुत आसान है। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो बात है वो है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आप पहला स्टेप उठा लेते हो तो फिर धीरे धीरे मंजिलें आसान होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वी मीडिया ने जब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा था तो लोग जानना चाह रहे थे, पहचानना चाह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए लोगों का साथ मिलता गया। और आज धुरंधर हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी कंपनीज को एक बड़ा मुकाम हासिल कराया है और हज़ारों लोगों को जॉब भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज हमारे पैनल की शान भी बढ़ा रहे हैं। और ये बताने में मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ आज राजकुमार भाटिया जी, गुरमीत सिंह कुलार जी, प्रवीण शर्मा जी और साथ ही साथ हरविंदर सिंह कामरा जी मौजूद हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुलार साहब, मैं चाहूँगा आपसे शुरुआत करूँ और आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो पहला कदम उठाना बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है और बहुत
सोच विचार कर उठाना चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम ज़्यादातर दूसरों को देख कर ही अपने आप को उस फील्ड में ढालना चाहते हैं कि दूसरे ने अगर ये काम कर लिया तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, चाहे मुझे उसके एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया कैसी दुनिया है? First of all, thank you, Mirmani sahab. This business, this business never stops. It always continues. Entrepreneurs who use the new ways, new technology will replace entrepreneurs who do not. आज हम अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर अगर उस पर बात करें तो वो रिस्क हमको एंटरप्रेन्योरशिप में लेना ही पड़ता है। आज अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हमारी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कोई और ही एंटरप्रेन्योर कर देगा। तो आज सबसे ज़रूरी जो है कि वी हैव टू सी द वर्ल्ड, कि वेयर द वर्ल्ड इज़। एक वी आर फ्रॉम द बाईसाइकिल इंडस्ट्री, अगर हम बात करें तो टुडे इंडिया इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओनली 1.5 crore cycles, but as compared to China is manufacturing 28 crore cycles, and they are number one, we are number two. The gap between first and the second is huge. There are so many innovations in a year which come. तो एक ही चीज़ है कि हम जब आज आपके फॉर्म का नाम भी जो है वो आइडियाज़ हैं, कि एक आइडिया जब प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जितनी भी एग्जीबिशंस लगती है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। एक आइडिया जो हमको मिल जाता है तो दैट प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट। तो मेरी तो सिर्फ एक ही है कि टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ हमको चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी से साइडलाइन हो जाएंगे तो हमारी जो प्लेस है कोई और ले लेगा। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है कुलार साहब। भाटिया साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा तजर्बेकार इंसान हैं और हंड्रेड ऑफ करोड़ की आप कंपनी चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान जब ये सोचता है कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, या कई फैमिली कहीं ना कहीं पहले जो लोग होते थे वो ये कहते थे कि मेरा बेटा सरकारी जॉब करेगा या मैं बेटी उसी को दूंगा जो सरकारी जॉब करेगा, लेकिन आज लोग उस जॉब को नकार रहे हैं और अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगता है कि इंडिया में कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं कारगर साबित हो रही हैं जो लोगों को स्टार्टअप के लिए आगे बूस्ट करने में मददगार साबित होती हैं? आपने पहला सवाल पूछा क्या इंडस्ट्री चलाना आसान है, क्या हमें करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप होती यही है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए करने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग थोड़े से स्टार्ट होते थे और धीरे ग्रो कर जाते थे। तब ना लोन की वो होती थी प्रावधान, ना इतनी टेक्नोलॉजी होती थी जैसे अभी सर ने बताया आपको। But today everything is available. You can search the net, you can search the competition, you can search the basis of how to work. You get investors. If you are not a technocrat, you do not have the technology, you can hire technologists. I mean, you can bridge any gap that you have and you can start your industry. अब आप बोलें कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, you should always be ready. But you see that हम दोनों पैर एक साथ गहराई नापने के लिए ना उतारें अपना। If you think you have some risk perception, put your one leg in and then take the another step when you think you can grow up. Now when you come up for the startup things, now startup starts with an idea that you have. And with that idea you have to also have a good timing and you should have a support of the investor. You know? There are countries who started as a startup. I'll give you an example of China. Now here we are as individual as a startup, the China country itself became a startup country. They started with very small technologies, कंघी बनाना, ब्रश बनाना, टूथपेस्ट बनाना, यहाँ तक कि मूर्तियाँ बनाना.
and they were highly subsidized and they were highly supported. The entire country's small business economy, they took it over. जी If you see today, we feel, oh yaar, China सस्ता मिलता. Why? Because the entire country's culture was built on a platform that whatever you make with your skill on a great scale, so that you beat all the competition. Even if you have to subsidize that. Today they hold almost half the dollars in their banks. I mean, they are a $3 trillion surplus country today. जी है ना? Now, we are not there like that, but then again, we have to see in our given circumstances, in our given parameters of the systems that we are in, how can we excel in that? जी This is something that we should start with that kind of idea. Sometimes you have to jump at an opportunity also. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ें बताई हैं। परवीन शर्मा जी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं क्योंकि आप ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, डायमंड्स के बिजनेस में हैं, डायमंड्स का बिजनेस सोचना ही ऐसा लगता है कि बहुत सारा मेरे पास खजाना पड़ा होगा तब मैं जाके कोई ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे कि ज्वेलरी के बिजनेस में कितना रिस्क फैक्टर है, कितना धन दौलत आपके पीछे होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस पे आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको डायमंड्स की पहचान होनी चाहिए कि कोई आपको किस तरह की डायमंड्स दे रहा है और आप परख कर पाओ कि इसकी कीमत क्या है। डायमंड की अगर हम इंडस्ट्री को एंटर करना चाहते हैं तो हमें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हम घर बैठे भी बेसिक सीख सकते हैं। और अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग ऑफ ज्वेलरी, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो हमारे पास एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए सेलिंग की, मार्केटिंग की। इफ़ वी हैव दैट कैलिबर तो हम किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। जो इंडियन डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे पुराना हमारा व्यवसाय में से एक रहा है। हज़ारों साल पहले भी यहाँ पे ज्वेलरी पहनी जाती थी और इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। डायमंड का ओरिजिन भी इंडिया से ही हुआ था। पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में मोर देन 80% डायमंड इंडिया से सप्लाई होता है आफ्टर कटिंग एंड पॉलिशिंग। और अभी जो स्टार्टअप की हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इंडिया इज़ नोन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे गांवों में, हमारे घरों में भी एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट उसको सिर्फ अब शेप अप करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा सा सपोर्ट और मेंटरिंग की ज़रूरत है। हमारे गांव में भी आप देखें, पुराने ज़माने में देखें तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो वो कुछ नए स्किल्स को ढूंढने निकलता था। हम पूरे दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हज़ारों सालों से जाने जाते हैं और अब ज़रूरत है कि जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा सपोर्ट और ऑर्गेनाइज करने की। और जैसे बिरमानी जी ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सेक्टर में केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब वो सब चीज़ें भी अब मिटिगेट होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंश्योर्ड होती जा रही हैं, इंश्योर भी होती जा रही है और इंश्योर्ड भी होती जा रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर अब नहीं रहा है। अगर कोई भी, इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू डायमंड ज्वेलरी बिजनेस, आई एम टीचिंग everyone to become a jeweler from the last 20 years, and in the last 20 years I have trained more than 900 people to become jeweler. तो अगर कोई भी चाहता हो इसमें, it's a no obligation training, तो I am here to serve anybody. जब अपनी ट्रेनिंग की बात करिए तो एक ट्रेनर हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, सरदार हरविंदर सिंह कामरा जी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोच हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। मेरी जब कामरा साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने बड़ा सही बताया कि वी ट्रेन द ट्रेनर्स। सो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कामरा साहब कि कहीं ना कहीं एक शख्स ने अगर 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली है और आप उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि वो 100, 500 कैसे हो, फिर 1000 कैसे हो, कहीं ना कहीं, तो ये किस तरह से पॉसिबल है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और आज की नौजवान पनीरी को आप क्या बोलना चाहेंगे, नौजवान पीढ़ी जो कि बहुत तेज़ भागना चाहती है, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे?
सबसे पहले तो विरमानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे इनविटेशन के लिए, एंड ऑल्सो थैंक्स टू द लवली ऑडियंस फॉर बीइंग विद अस। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि एक कंपनी को अगर हमने 100 करोड़ से 500 करोड़ पे लेके जाना है या 1000 करोड़ पे लेके जाना है, तो देखिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन इटसेल्फ डिफ़िकल्ट है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं शुरू करूँगा ये एक चीज़ से। लेट से देखिए, शेक्सपियर की आपने कोट सुनी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। कोई भी इंसान अपनी सोच से आगे नहीं जा सकता, ठीक है, सबसे पहले सोच होती है। तो अगर एक इंसान ने सोच लिया कि अगर मुझे अपनी कंपनी 100 करोड़ से 500 करोड़ लेके जानी है, ये इस तरह से है जैसे हम एक गाड़ी यहाँ से करनाल लेके जा रहे हैं या फिर हमने वही अमृतसर लेके जानी है, तो दोनों की स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटी सी कार चाहिए, जब बड़े लेवल पे जाना है बड़ी कार चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट जो वहाँ पे हम पहुँच सके। सेम वे जब एक बिज़नेस हम कर रहे हैं 100 करोड़ से 500 करोड़ जाने के लिए सबसे पहले विजन है, उसके बाद हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम, हर चीज़ में इन्वेस्ट करना होगा। जब हम हर चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, क्योंकि फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 100 करोड़ से 500 करोड़ जाना है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करनी है, नई मार्केट ढूंढनी है, अपने ही प्रोडक्ट को रिफाइन करना है, नई टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करना है, तो इट्सेल्फ एक ये चैलेंजिंग टास्क है। बट जब हम बैठते हैं, लेट्स से यही मेरा काम है एज एन एग्जीक्यूटिव कोच एंड एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट के साथ बैठना, उनके विजन को देखना और अल्टीमेटली देखना कि हमारा एग्जिस्टिंग सीन लेट्स से ये है और हमारा आइडियल सीन ये है और ये गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए अब ये सारे स्टेप्स हैं, वो हमें स्टेप्स जो हैं वो स्टेप बिल्ड करने होंगे। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। देखिए, अब जब स्टीव जॉब्स ने इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया, उन्होंने कैसे डिस्टर्ब किया, उन्होंने सोचा, पेन पॉइंट देखा कि मैं इंसान के हाथ में एक ऐसा फ़ोन देना चाहता हूँ जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो, नॉर्मल फंक्शंस कर सके। एंड ही वॉज एक्चुअली परफेक्शनिस्ट, वो छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट ज़िंदगी में लाया, आपके सामने है, हर एक मेरे ख्याल से मोर देन 50% लोगों के पास एप्पल हाथ में है। तो पहले वाली बात मैं फिर से आऊँगा, अगर आपका विजन है 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे लेके जाने का, इट्स एक्चुअली एन ईजी टास्क, प्रोवाइडेड आप फोकस रहें और जैसे मैंने बताया अपना टाइम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, इनके ऊपर वर्क करें और साथ में एक मेंटर और गाइड का आपके लिए होना बड़ा ज़रूरी होता है। रिसोर्सेज की आपने बात करी, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाटिया साहब मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज की बात आती है तो यहाँ पे फंडिंग की बात सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी इंसान हो, उसे फंडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या सजेशन देंगे उन नौजवानों को, यंगस्टर्स को, कि कहीं ना कहीं कैसे वो फंडिंग हासिल कर सकते हैं अपने काम को और मजबूती देने के लिए? क्योंकि बिना पैसे के लिए कुछ भी संभव नहीं है। आप घर से निकलो, आप चाहे कैब में जाओ चाहे ऑटो में जाओ, आपको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, वहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपके पास मार्केट है और आपका विज़न है, फंडिंग इज़ नॉट ए बिग कंस्ट्रेंट। द ओनली डिफरेंस कम्स व्हेन वी आर इमोशनली सो अटैच्ड टू द कंपनी कि मैं अपनी ओनरशिप छोड़ना नहीं चाहता। जी। If you want to grow and if you say कि I'll dilute my 20% equity because I need fundings, then there are so many ways out to get that funding from them. जी। You can go public, you can borrow from investor, you can take an PE, and with that you can take that path of growth. The only thing is that you got to see what gives you more value. Retaining the company 100% and just taking one step, or giving away some equity and take speed and skill forward. And that is how you can cover up that. For that you get consultants, you have a small exchange also available now that where you can borrow up till 25 crores. You can take equity partners also, you can take investors also, provided your product has a market value potential and it creates that kind of demand that the investor feels confident that I can invest in that. बिल्कुल। गुरमीत सिंह कुरार साहब, आपसे एक अहम सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉयर बनता है तो उसका रेवेन्यू तो चेंज होता ही है, घर के हालात भी चेंज हो जाते हैं,
पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का चेंज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले एक बहुत इजी मोड में रहते हो, क्योंकि आपके सिर्फ एक ऊपर बॉस है जिसका आपने बात माननी है। आपको पता है कि आप सैटरडे संडे चाहे घर बैठे हो आपको सैलरी मिल जाएगी, आप बच्चों के साथ घूमने बाहर गए हो, गोवा घूमने गए हो, आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आते हो, आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको डेली का आपको एक हिसाब किताब रखना पड़ता है। आप सैटरडे संडे भी सो नहीं पाते हो। ये किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, आपसे जानना चाहूँगा। ਬਿਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਮੁੰਜਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈੱਡ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 520 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਲਗਾਈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਫ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਮਡਗਾਰਡਸ ਇਨ MSME ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਪੀਡ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। क्या बात, थैंक यू वेरी, क्या बात है, क्या बात है। शर्मा साहब, यही सवाल ज़रूर एक अलग अंदाज से मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई इंसान बिजनेस की दुनिया में आता है तो उसके राइवल्स भी पैदा हो जाते हैं। कुछ किश्तियां डूब जाती हैं, लेकिन कुछ किश्तियां किनारों पे पहुंच जाती हैं। लेकिन एक समुंदर के साथ जंग लड़ना, समुद्र बहुत विशाल होता है और इस विशाल समुद्र को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो बीच मझधार में ही अपनी किश्ती को वापस पलट लेते हैं कि और कहते हैं कि नहीं यार, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं, जॉब ही ठीक थी, कम से कम सैलरी तो आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर भी होता है। विरमानी जी, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज का जो नौजवान है उसमें बहुत ताकत है और वो डिटरमाइंड है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जी, हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो जो मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन है, दे आर डिटरमाइंड टू अचीव देयर गोल्स। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मुश्किलें आती हैं और किश्तियाँ भंवर में भी फंसती हैं,
पर ज़्यादातर आजकल सेल थ्रू हो जाती हैं। शायद हमारे कल्चर का असर है, हमारे फोर फादर्स ने सिखाया है कि यू हैव टू फाइट, जी, और हमारे जीन्स में भी है। जो हमारी इंडियंस की ब्रीड है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड है। तो हमें हमारी जो डीएनए में लड़ना ही सिखाया है हमें, और इसीलिए हम पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। ओनली 5 to 7% हमारे टैक्स पेयर्स टैक्स पे करते हैं हमारी आउट ऑफ आवर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से। तो जब हम 6-7 करोड़ मिलके भी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को 94% को फीड कर सकते हैं, तो जब 94% टैक्स पे करने लगेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। और जहाँ तक बात है रिट्रैक्ट करने की या बैक ऑफ करने की, तो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। जी, कामरा साहब, आपसे भी यही सवाल मैं करूंगा, आखिरी सवाल आपसे, कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी भी कहते हैं कि आपके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी जब एक कंपनी के साथ जुड़ती है तो उससे कैसे उभरा जा सकता है? क्योंकि आप टीचिंग करते हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज के साथ ज़रूर आप जुड़े होंगे जिनकी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कैसे उससे उभर पाए? देखिए, बहुत कम शब्दों में। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होता है हमें कि हमारे में कुछ कमियां हैं, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। सो अगर सबसे पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमें फ्लॉज हैं, हमारे प्रोडक्ट में है, हमारी सर्विसेज में है, हमारी कस्टमर सर्विस में है। और एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी सोसाइटी जो है सेल्स में बहुत आगे है। नो डाउट एवरी बिजनेस इज़ एबल टू सेल देयर सर्विसेज, बहुत आगे मार्केटिंग करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। बट व्हाट वी आर वीक एट इज़ सर्विसेज। सर्विसेज के टाइम पे सारी कंपनीज पीछे हट जाती हैं। क्यों हमें प्रॉब्लम आ रही है ये? आप देखिए, अगर आपके आजकल तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कोई भी कस्टमर जो है वो सबसे पहले अपनी जो भड़ास है ऑनलाइन जाके निकालता है। लेट्स से आपको स्विगी का कोई फूड अच्छा नहीं लगा तो सबसे पहले आप जाके उनके सीईओ को भी टैग कर दोगे, ठीक है। आपको रेलवेज़ पसंद नहीं आई, कोई आपको रेलवेज़ के अंदर गवर्नमेंट की सर्विसेज पसंद नहीं आई, साथ में रेलवे मिनिस्टर को आप टैग कर दोगे। तो हमें देखना होगा कि अगर जितनी जल्दी हम अपनी सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, ऑफ कोर्स हमें कॉन्टीन्यूस इनोवेशन करनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। तो अगर कहीं पे हमारे फ्लॉज हैं, टीम में फ्लॉज हैं, हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिविजन्स होती हैं, जैसे आपको पता है कोई भी डिवीज़न है, लेट्स से एचआर है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पहले तो देखना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करें और जल्दी से जल्दी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उस चीज़ पे एक्ट करें। और उसको एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ायदेमंद की ये जो सौदा है फ़ायदे का। रीज़न बीइंग, उसको एक्सेप्ट करने से हम आगे ही जाएंगे। ये एक्सेप्ट करना ही तो, यही तो जंग है, क्योंकि हम जो नौजवान है जो जंग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बहुत इजी ज़िंदगी पाना चाहता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो अपने आप मेरे लिए रास्ते खुलेंगे। रास्ते खुलते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच हरविंदर सिंह कामरा साहब, थैंक यू सो मच परवीन शर्मा जी, थैंक यू सो मच गुरमीत सिंह कुलार साहब और राज भाटिया जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं ये आज की यंगस्टर्स को बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाना ही वी मीडिया चाहता है कि वो आप जैसे धुरंधरों का इस्तेमाल करे और आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपके जो तजर्बे हैं, डेफिनेटली लोगों तक पहुंचाए जाएं। यही उद्देश्य है वी मीडिया का। बहुत बहुत शुक्रिया।